नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर एक बेहतरीन मुद्दा। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी सारे बच्चों के प्रश्नों से निकल कर आया है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न घूमते हैं, बहुत सारे विषयों को लेकर घूमते हैं। क्योंकि अगर जैसे कि मैंने टारगेट यहाँ पर किया है आपका एमपीएसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी आबकारी आरक्षक, जिसमें से 2 एग्जामिनेशन की तिथि जो है वो हमारे पास अभी घोषित नहीं हुई है। लेकिन अगर हम लोग एक्साइज कांस्टेबल की बात करें तो 5 जुलाई को यही एक्साइज कांस्टेबल की परीक्षा आप सभी लोगों के सामने होने वाली है। तो प्रश्न ये है कि जितने भी विषय हमारे इन तीनों एग्जाम्स में यहाँ पर आ रहे हैं, लगभग हम मान के चलते हैं कि 9 से 10 सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों के इन एग्जाम्स में क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। और उनमें से एक विषय जो काफ़ी महत्ता रखता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं, वो है साइंस, जो कि मेरा विषय है। ठीक है, और आज मैं बाकी किसी मुद्दे पर बात नहीं करूँगी, आज मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे विषय पर बात करूँगी। यानी बहुत सारे बच्चे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से होते हैं या जिनके पास 11वीं और 12वीं में साइंस नहीं होती, फिर एक लंबा अरसा हो जाता है मैम ग्रेजुएशन का, तब भी साइंस जो है उनके पास नहीं होती और इतने सालों में वो विज्ञान को भूल जाते हैं। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, कहते हैं ना कि हालांकि 100% जो है वो भी क्लियर नहीं होते, उनकी जहन में भी कुछ यादें ही रहती हैं, लेकिन जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं उनकी बिल्कुल यादें जो है वो धूमिल हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग इस साल 2025 में मैम एमपीएसआई की, एमपी पुलिस कांस्टेबल की और एमपी आबकारी आरक्षक की तैयारी अगर कर रहे हैं तो इसी साइंस विषय में अधिकतम अंक जो है वो कैसे प्राप्त करें। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर तीनों एग्जामिनेशन में कंपैरेटिव एनालिसिस हम लोग करें तो आप लोगों के एग्जामिनेशन में 15 से 20 क्वेश्चंस जो है, किसी में 10 से 15, किसी में 15 से 20, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं साइंस से। ठीक है, तो किस तरीके से तैयारी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर की जाए। देखो बच्चों, 2-3 चीजें यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखनी है। जब भी हम लोग साइंस की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, तो इसी साइंस में हमारे पास जो साइंस का पैरामीटर यहाँ पर इंक्लूड होता है वो होता है जनरल साइंस का। ठीक है, क्या होता है? जनरल साइंस। जिस जनरल साइंस में अगर मैं यहाँ पर एमपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, और आबकारी आरक्षक की यहाँ पर क्या करती हूँ, बात करती हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों परीक्षाओं में ये जो जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान का जो लेवल होता है ये आपका अप टू 10th स्टैंडर्ड रहता है। कितना रहता है? अप टू 10th स्टैंडर्ड। मतलब एनसीईआरटी की 10वीं तक की किताबों में जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, चाहे वो बायो से हैं, फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से हैं, वो सारे विषय यहाँ पर आप लोगों से क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा एमपीएसआई की तरफ यहाँ पर चले जाऊँ, क्योंकि एमपीएसआई का कैडर जो है वो थोड़ा सा इन दोनों एग्जाम से बड़ा है और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन भी क्या होती है मैम, ग्रेजुएशन जो है वो ग्रेजुएशन होती है, तो आप ये मान सकते हो कि एमपीएसआई में जो प्रश्नों का लेवल है, ठीक है, प्रश्नों का लेवल या प्रश्नों का जो स्तर है वो स्तर कहीं ना कहीं 11th और 12th से भी कोरिलेट करता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा पैटर्न जो है वो 11th और 12th पर ही बेस्ड है, लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर 60% आपका सिलेबस जो है वो 10th स्टैंडर्ड तक का इंक्लूड हो रहा है तो 40% यहाँ पे कुछ ऐसे भी टॉपिक और ऐसे भी प्रश्नों का लेवल है जो प्रश्न आपके 11th और 12th जो है उस स्टैंडर्ड के पूछे जा रहे हैं। अब अगला सवाल जो है वो बच्चों के दिमाग में ये आता है कि मैम जब हम लोग साइंस की बात करते हैं तो हमने सुना है कि साइंस में बेसिकली ना 3 विषय हमारे पास यहाँ पर होते हैं। पहला विषय हमारे पास होता है बायोलॉजी, दूसरा विषय हमारे पास होता है यहाँ पर मैम फिजिक्स और तीसरा विषय हमारे पास होता है यहाँ पर केमिस्ट्री। अगर मैं इस जनरल साइंस को 100% क्राइटेरिया यहाँ पर देके चलूँ तो मैम इन तीनों सब्जेक्ट्स का जो वेटेज होता है एग्जाम में वो कितना होता है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली। और ये वेटेज मैं किस आधार पर आपको बता रही हूँ, तो ये वेटेज मैं आपको बता रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर, क्योंकि पिछले वर्षों में इन्हीं परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हमारे सामने आए हैं, अगर उन्हीं सभी प्रश्न पत्रों का हम लोग अवलोकन करें तो आप ये मान के चलो कि लगभग 50 से 60% जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना वो बायो में से आते हैं। यानी बायो का वेटेज एज कम्पेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारे पास थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर हम लोग यहाँ पे मान के चले तो 20 से 25% क्वेश्चन आपके पास फिजिक्स में से पूछे जाते हैं और इतना ही जो प्रश्न है वो आपके पास केमिस्ट्री में से यहाँ पर क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है,
आगे बात समझ में? तो यानी कहने का मतलब जो है वो कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो मैम हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस जो है वो किस सब्जेक्ट पे करने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हमारे बायोलॉजी पे करने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स से तो वैसे भी डर लगता है, घबराते हैं, फिजिक्स पढ़ने से ही घबराते हैं, मैम इसमें तो क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स जो है वो न्यूमेरिकल्स आते हैं। बट ऐसा नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, ये साइंस हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। बस फ़र्क इतना सा है कि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, जिस सोर्स से पढ़ रहे हैं या जिससे पढ़ रहे हैं, उनके समझाने का तरीका या आप तक उस नॉलेज को डिलीवर करने का तरीका जो है वो किस तरीके का है। ठीक है, चीज़ें सब बड़ी आसानी से जो है वो क्या हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपके सब्जेक्ट का क्या रहा, यहाँ पर वेटेज जो है वो वेटेज यहाँ पर रहा। अब बात ये उठती है कि मैम सिलेबस के बारे में देखो, मैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आप लोगों से बात नहीं करूँगी क्योंकि सिलेबस के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा बात पहले भी कर चुके हैं, है ना। लेकिन आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं आपको ध्यान रखना है, इन टॉपिक्स को हमें पहले मैं आपको बेस बता रही हूँ कि आप ये टॉपिक्स कहाँ से पढ़ोगे, है ना, कहाँ से पढ़ोगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम किताब कौन सी लें, हमारे हाथ में जो पुस्तक है वो पुस्तक कौन सी होनी चाहिए। तो इन टॉपिक्स को आप अपनी एनसीईआरटी की 8 से लेकर 10 तक की किताबों में आसानी से क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, चाहे वो बायो के हो, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो। और मैं तो कहती हूँ आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यहाँ पर कर रहे हो, इवन एमपी से बाहर की भी कर रहे हो और साइंस उसमें अगर हमें तैयार करनी है, तो एनसीईआरटी वुड बी और बेस, वो हमारा आधार होना चाहिए। प्रश्न वहीं से जो है वो वहीं से उठ के हमारे पास यहाँ पर आते हैं। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूँ कि ठीक है मैम 8वीं से 10वीं की किताबों में हमने वो टॉपिक जो है वो टॉपिक क्या कर लिए, ढूंढ लिए, है ना। ढूंढने के बाद ये जो है ये आपका एक बेस क्या हो गया, तैयार हो गया। लेकिन बेस के साथ हमें ना एक गाइडेंस भी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, एक गाइडेंस, कि मैम किताब में तो बहुत सारा दिया हुआ है, बुक जो है वो बुक तो बहुत वाइड है, उसमें तो टॉपिक्स जो है बहुत वाइड हैं, इवन बड़े बड़े पैराग्राफ्स में हमें दे रखे हैं। लेकिन हमें अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, टू बी वेरी स्पेसिफिक अगर हमें पढ़ना है, तो फिर हम क्या करें। तो वहाँ पर जो है वो वहाँ पर गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, कि सपोज करो कि मैं अगर आपको फिजिक्स का लाइट वाला टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो उस लाइट वाले टॉपिक में से बच्चों क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है, एक तो कहाँ से बनता है, आज तक बना है, और कहाँ से बन सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो किस टॉपिक में से कितनी है। तो ये हमें किससे पता चलेगा, गाइडेंस। और गाइडेंस के लिए आपको एक मेंटोर की जरूरत होती है। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि सेल्फ स्टडी से भी चीज़ें हो जाती हैं, कोचिंग की क्या ज़रूरत है या किसी से पढ़ने की क्या ज़रूरत है। मैं कहती हूँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ कोचिंग पे भी डिपेंडेंट हो तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उस कोचिंग के साथ भी सेल्फ स्टडी जरूरी। लेकिन कोचिंग आपको डिसिप्लिन देती है, कोचिंग आपको 5 घंटे बैठने पर मजबूर करती है, कोचिंग आपको एक अच्छा मेंटोर देती है, कोचिंग आपको एक गाइडेंस देती है, कोचिंग आपको वो रास्ते बताती है जहाँ से आप अपनी सफलता तक पहुँच सकते हो, कोचिंग आपको मोटिवेट करती है अपने ड्रीम के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें घर बैठ के सेल्फ स्टडी करने से नहीं मिलता। लेकिन सिर्फ कोचिंग भी एक पर्याय नहीं है, कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोचिंग इज़ अ गाइडेंस, और किसी भी रास्ते में आगे चलने के लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो है वो उसके लिए हमें एक मेंटर चाहिए होगा। आप वो कोई भी मेंटर चूज़ करो, दैट डजेंट मैटर, जो आपको अच्छा लगे। और इस मेंटर की सहायता से सबसे पहली चीज़ है कि आपके ना क्लास नोट्स या फिर टॉपिक नोट्स, जिन्हें हम लोग यहाँ पे बोलूँ, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज़ आने वाले हैं, और उन एमसीक्यूज़ को वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसके फैक्ट्स क्लियर होंगे, जिसके कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर क्या होंगे, क्लियर होंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वी डोंट गो थ्रू ऑन द एमसीक्यूज़, हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपके टॉपिक नोट्स होने चाहिए, प्लस आपके पास जो है प्रैक्टिस सेट जो है वो प्रैक्टिस सेट होने चाहिए टॉपिक वाइज, है ना। अगर आप कहीं से भी कोई कोर्स ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं या किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ वैसे ये मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आप लोगों को क्या करे जाते हैं, प्रोवाइड जो है वो कराए जाते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आपके पास ऐसे प्रैक्टिस सेट होने चाहिए। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर यहाँ पर जाओ। ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद तीसरा स्टेप जो है वो क्या होता है, वो होता है बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मैं कहूँगी कि अगर आपने पिछले 3 साल के भी या 3 बार के भी क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लिया ना, आप ये मान के चलो कि आपको एक बहुत अच्छा आइडिया जनरेट हो जाएगा कि मेरा पेपर कैसा आने वाला है।
और मैं उस पेपर के स्तर में अपने आप को कहाँ स्टैंड कर पा रहा हूँ अभी। तो प्रीवियस 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको करने हैं, और जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह के प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, कैसे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको खुद अपनी कमियां भी पता चलेंगी। ठीक है, और जब आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की भी प्रैक्टिस कर लो तो लास्ट में जो है वो लास्ट में कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट की तरफ जाओ। ठीक है, ये मॉक टेस्ट जो आपको टाइम बाउंड करे, जो आपको क्वेश्चन बाउंड करें, और आप अपने आप को ये देख सको कि क्या आप इस लिमिटेड टाइम में जो है वो इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन साइंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल पूछ लिया जाएगा कि खिलजी का युद्ध जो है वो कब हुआ था, बिल्कुल फैक्चुअल आंसर है, आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है। लेकिन साइंस इज बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो कारण और उसके प्रभाव से संबंधित होते हैं, तो वो कारण और प्रभाव को आप तभी रिलेट कर पाओगे जब आपका वो फैक्ट क्लियर होगा। ठीक है, और मैं गारंटीड कह रही हूं कि कोई बच्चा अगर इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को क्या करेगा, तैयार करेगा, ठीक है, तो 100%, मैं कहूँगी 100% तो हम नहीं ला सकते, लेकिन हाँ आप 80 to 85% मार्क्स अच्छे से क्या कर सकते हो, स्कोर यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो एक प्रश्न था हमारे बच्चों का कि मैम इन एग्जाम्स में साइंस में कैसे मैक्सिमम मार्क्स जो है वो स्कोर करें। ठीक है, किस तरीके से अच्छे नंबर जो है वो हम लोग यहाँ पर लेकर आए, और उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी जो है वो हमारे पास यहाँ पर होनी चाहिए। तो उन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ पर हाजिर हुई थी। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आने वाले समय में आप अपने रूटीन में इन सभी चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर बच्चों।